जोहार दोस्तों। झारखंड में जेएसएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमने लोक कथा का सिलेबस कंप्लीट किया, शिष्ट कहानी कंप्लीट किए, उसके बाद जो गीत है वो कंप्लीट किए, कविता कंप्लीट किए। तो इस तरह से ये बहुत तरह का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी क्रम में आज हम लोग चले हैं व्याकरण से। सिलेबस में व्याकरण का जितना टॉपिक है वो हर टॉपिक जो है एक एक करके हम कंप्लीट करते जाएंगे। व्याकरण जो है वो हम हैंड रिटन नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और उसी नोट्स से ज़्यादा क्या होगा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि व्याकरण इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और हम क्या करेंगे इसमें कि व्याकरण को हिंदी से रिलेट करके करेंगे। तो यदि कोई हिंदी वाला मेरा वीडियो देख रहा होगा तो वो भी व्याकरण अच्छे से समझ जाए, ठीक है। और जिस दिन हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने का कोशिश करेंगे। पहले से जो पढ़े हैं उसके क्वेश्चन सीरीज़ भी बहुत जल्दी वीडियो में आने वाला है। क्वेश्चन एक एक करके बना रहे हैं, तो वो भी आप लोग जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, जितना इस वीडियो को प्यार दे रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरा बताया हुआ चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम हर चीज़ को और सिंपल अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मार्केट में जितना भी तो बहुत कम बुक भी नहीं मिल रहा है और प्रैक्टिस सेट भी ज़्यादा नहीं आया है। सिलेबस चेंज करके बहुत बड़ा क्या हुआ है, गलती हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी का कहते हैं ना, आपदा में अवसर उठाना, तो हम लोग को भी इसी आपदा का अवसर उठाना है। कम बुक में ही हम लोगों को बेहतरीन तैयारी करके पीडीएफ से, वीडियो से, जहाँ से हम लोग को सोर्स मिल सकता है वहाँ से लेकर के तैयारी अपना बेहतरीन करना है। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो है वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। यानी कि वर्ण पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो हिंदी में अगर बात करें तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो है उसे वर्ण कहते हैं, या ध्वनि या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए दो शब्द से मिलकर बना है व और न, ठीक है, व और मूर्धनि न। तो व एक वर्ण हो गया, न वर्ण हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो आधा ध है, व है, न है, क है, स, ब, स, छ, ट, ई, का, ई, ये सब क्या है, वर्ण है। तो वर्ण से मिलकर, वर्ण जो है वो शब्द का मूल इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को हम लोग और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण को टुकड़ा नहीं कर सकते। तो इसके कई परिभाषा होते हैं। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्ण होता है। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं वर्ण में क्या हो जाएगा, अ, ई, क, ख, ग, ये सब वर्ण होता है, ठीक है। तो वर्ण जो है वो जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है उसके अंदर हो जाता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सब स्वर वर्ण है, ठीक है। जबकि तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर वर्ण होते हैं, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर अंग और अह भी तो होता है, वो स्वर वर्ण के अंदर नहीं आता है, उसका अलग कैटेगरी है। अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं, तो वो स्वर वर्ण के अंदर नहीं आता है। स्वर वर्ण जो है वो अ से औ तक आता है। लेकिन चूंकि हम लोगों को खोटा व्याकरण पढ़ना है, तो खोटा व्याकरण में जो ये गोल वाला चीज़ दिख रहा है, जैसे बड़ी ऊ, री, ए, औ, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं होता है। तो होता कौन कौन है, तो होता है अ, आ, ई, उ, ए, औ, ये होता है। तो स्वर वर्ण, खोटा में स्वर वर्ण की संख्या 8 होती है। खोटा में स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 8। याद रखेंगे, स्वर वर्ण की संख्या खोटा में कितना होगा, 8, ठीक है। और खोटा में
कुल मिलाकर के 41 कितने होते हैं? 41 41 वर्ण होते हैं। वर्ण की संख्या खोठा में कितना होता है? 41 41। खोठा भाषा में 41 होते हैं। स्वर व्यंजन दोनों मिलाकर कुल वर्ण हम बोल रहे हैं, कुल वर्ण कितना होता है? 41। लेकिन उसमें स्वर की संख्या 8 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। हम लोग जानते हैं कि क से लेकर के और ह तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पे ग लिखा हुआ है, लेकिन क से लेकर के ह तक, कहाँ तक? ह तक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं खोठा वर्ण के बारे में। अब इसमें हम लोग बता दिए हैं, खोठा में कुल 41 वर्ण होते हैं। खोठा में कुल कितने वर्ण होते हैं? 41 वर्ण। अब इसको स्वर और व्यंजन दो भाग में तोड़ देते हैं। स्वरों की संख्या 8 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर की संख्या क्या होता है? 8 और व्यंजन की संख्या 33। अब स्वर वर्ण जो है उसको दो भाग में तोड़ते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसको कहेंगे? जिसके उच्चारण में कम समय लगे। तो कम समय लगने, जैसे अ, ई, उ बोल देते हैं फट से, तो अ, ई, उ, तो ये सब जो है हर्ष स्वर होता है। ठीक है, हर्ष स्वर उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे, तो उसको हर्ष स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर मतलब जिसको उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब हो गया क्या? दीर्घ स्वर। तो स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। तो जो छोटा वाला है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटी उ, ये सब जो है वो हर्ष स्वर है, कम समय लगता है। उसी तरह आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब दीर्घ स्वर है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी? 8। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या कुल 33 होती है और इन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक हो गया स्पर्श व्यंजन। नाम से ही इसका लग रहा है स्पर्श, यानी कहीं ना कहीं ये टच होकर के इसका जो है वो निकलता है साउंड। तो इसका जो साउंड है वो टच होकर निकलेगा, जिसका उसको स्पर्श, कहीं ना कहीं आपके जो जीभ है वो टच करेंगे, तो उसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब जिसको हम लोग जो अंदर से निकलता है उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन, जिसको उच्चारण में ऊष्मा निकलता है शरीर से, तो जिसके उच्चारण में ऊष्मा का उत्पादन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है उसका 23 संख्या होती है, कुल संख्या 23 होती है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन जो है उसकी कुल संख्या 6। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन जो है उसकी कुल संख्या 4 होती है। अब इसमें ये कौन कौन है वो हम लोग सब जाने। स्पर्श व्यंजन जो है वो 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या 23 है। 23 में से 2 जो है उसको हम लोग उपस्पर्श कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपस्पर्श। ठीक है, और वो 2 कौन कौन है? तो एक हो गया ड़ और एक हो गया ढ। ड़ ढ ये दोनों उपस्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो उपस्पर्श व्यंजन में कौन कौन हो जाता है? ड़ और ढ। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ से हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग व्यंजन जानते हैं कि क से लेकर के ह तक जो है वो व्यंजन होता है, लेकिन जिस प्रकार स्वर में कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं होता है, जैसे स्व में री जो है उसका उपयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग जानें कि बड़ी ऊ की मात्रा का कोई उपयोग नहीं होता है, री का उपयोग नहीं होता है, ए का उपयोग नहीं होता है, औ का उपयोग नहीं होता है। ये याद रखना है अच्छे से। और व्यंजन वर्ण में भी कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, अंग। हिंदी के अनुसार तो क से लेके अंग, जिसको क वर्ग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन खोठा में ये अंग का उच्चारण नहीं होता है। आप कहीं अंग नहीं देखिएगा, तो खोठा में अंग का उच्चारण नहीं होता है।
ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे च छ ज झ इया, इसमें सब उच्चारण होता है। और इसमें हम देखेंगे ट ठ ड ढ, लेकिन यहाँ जो ण है, ण का उच्चारण नहीं होता है, न का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें ये क्या किए हैं, क्योंकि ये ड और ढ ये दोनों जो है हम लोग जानते हैं किस प्रकार का व्यंजन था, तो उप व्यंजन जो है ड ड़ और ढ दोनों को उप स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यहाँ क से ले करके म तक जो आएगा वो स्पर्श व्यंजन, मतलब इसका उच्चारण करने के लिए आपके होंठ को कहीं ना कहीं स्पर्श होना होगा, तभी उच्चारण कर पाएंगे। तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक कौन कौन, क ख ग घ च छ ज झ इया ट ठ ड ढ। अब मूर्धनी न का प्रयोग खोठा में नहीं करते हैं। ठीक है, अंगा का उपयोग नहीं करते थे, मूर्धनी न का नहीं करते हैं। फिर आगे त थ द ध न प फ ब भ म, ये सब जो है स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर म तक क्या है, स्पर्श व्यंजन, जिसमें बीच में हम लोगों को अंग का उच्चारण नहीं करना है, खोठा में नहीं होता है। मूर्धनी न का उच्चारण नहीं करना है, खोठा में नहीं होता है। अब अगर स्पर्श व्यंजन है सर, तो कहीं ना कहीं स्पर्श तो करता होगा, तभी हम लोग इसको बोल पाएंगे। तो कहाँ स्पर्श करेगा, तो हम लोग देखेंगे कि जो क ख ग घ, इसमें देखिए आपका जीभ का कोई हरकत नहीं हो रहा है, जीभ का उच्चारण कहीं नहीं हो रहा है। तो क ख ग घ ये सब कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से। इसलिए जो क वर्ग होते हैं, देखिए जो शुरू वाला जो है ना, इसको वर्ग के अनुसार बांट देते हैं। जैसे यहाँ हो गया ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो क च ट त प इस तरह से वर्ग हो जाता है। और क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग कहने का मतलब है क ख ग घ, इसका उच्चारण कंठ से करते हैं। और च वर्ग यानी कि च छ ज झ इय, इसका उच्चारण तालु से होता है। आपका जीभ देखिए च देखिए, दांत के और पीछे जो कंठ है उसके बीच वाले भाग में ऊपर में सट जाता है कि नहीं, च छ ज झ, और सब जगह देखिए जीभ वहीं जाके सट रहा है, तो उसको तालु कहते हैं। तो तालु में सट जाता है, तो इसलिए ये तालु होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ, ये मूर्धा में सटता है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। उच्चारण स्थान हो सकता है, पूछ ले कि ड का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, मूर्धा से होता है। ठीक है, त थ द ध न, दांत, जीभ जो है वो दांत में सटता है, तो ये इसका स्पर्श क्या है, दांत है। प फ ब भ म, ये है ओंठ, तो ये ओंठ से सटता है, तो ओंठ हो गया। ठीक है, प फ ब भ म कहाँ है, ओंठ में। तो देखिए उसका ओंठ का उच्चारण करेंगे जरूर, प फ ब भ म, ओंठ। एक आप लोग YouTube वीडियो देखे होंगे जिसमें एक बोलता है एक लड़की को जाकर के कि बिना होंठ सटाए कोका कोला बोल के दिखाओ, कोका कोला बिना होंठ सटाए। अब लड़की पूरा मुंह बना लेती है, कोका कोला ऐसे बोलती है, लेकिन कोका कोला बोलने में क्यों, क्योंकि क ख ग घ, क वर्ग वाला बात आ गया, को का को, तो इसमें हमारा होंठ आपस में सटता ही नहीं है, ऑलरेडी नहीं सटता है। तो आप चाहे उसको उच्चारण कीजिए नहीं कीजिए, वो नहीं सटेगा। जैसे को का कोला, आपका होंठ जो है वो कहीं नहीं सट रहा है। तो लेकिन जो प है, प बोलने में देखिए अपने आप बिना आप होंठ सटाए आपस में प नहीं बोल सकते हैं। तो प फ ब भ म, ये जो है ओंठ से होता है उच्चारण। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। दो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा था अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो य र ल व, अंतस्थ व्यंजन हो गया। और तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में शरीर से उष्मा निकलती है बाहर, मतलब अगर स बोलिएगा तो शरीर से अंदर से हवा निकलेगा साथ में, स श स ह। लेकिन ध्यान रखने का बात है कि खोठा में केवल दंत स जो है उसी का उच्चारण होता है, ये वाला स। तलावी स और मूर्धनी स का प्रयोग खोठा भाषा में नहीं करते हैं, केवल हर जगह स, यही स का प्रयोग करेंगे। ह, अब इसमें हम लोग को उष्म व्यंजन में स और ह
के साथ यहाँ पे नह मह ये भी होता है, नह और मह। जैसे आपन ही, जैसे उसमें देखिए आपन ही खैल ही, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नह का प्रयोग करते हैं, खैल ही आपन ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे म और ह मह जो है उसका प्रयोग भी करते हैं, जैसे हम ही। ठीक है, और नह का तोन्ही तोहिन ही बोलते हैं ना, तोहिन ही, तो वहाँ पे नह और मह का प्रयोग हम ही, तो वहाँ पे होता है। तो इस तरह से इस तरह के शब्द हमहू गेल रही, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं खोटा में। तो एक तो तलाबी स मूर्धनी स का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल दंत स का प्रयोग करेंगे, ह नह मह ये सब चारों का प्रयोग करेंगे, और ये उष्म व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, अब खोठा में छ त्र और ज्ञ जो है उसका प्रयोग भी नहीं करते हैं, यानी कि खोठा में किस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पहला अंगा का प्रयोग नहीं करेंगे, मूर्धनी न का प्रयोग नहीं होता है, तलाबी स का प्रयोग नहीं होता है, और फिर मूर्धनी स का प्रयोग नहीं होता है, और फिर छ त्र और ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये सब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो वही लिख दिए हैं कि लाल गोला वाला खोठा में जो लाल गोला लगा हुआ है उसका खोठा में प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं, अंतस्थ ध्वनि के कुछ विशिष्ट ध्वनि भी हैं। अंतस्थ जो हम लोग पढ़े, अंतस्थ में जैसे रह और लह, ठीक है, ये पढ़े। इसमें हम लोग देखें दो होता है, रह और लह। तो ये जो होता है वो क्या होता है, उसमें जैसे खोरहा, जैसे हम लोग खरहा बोलते हैं ना, खरगोश को खरहा, तो वो उसमें होता है खोरहा, बेरहा, कितना बेरहा होइल हो नहीं बोलते हैं, तो जैसे खरहा खोरहा, तो ये सब बेरहा, तो ये सब में रहा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों अंतस्थ व्यंजन है। और लहा में करल है खैल है, तोरा कल कहले हलियो, तो इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो करल है खैल है या फिर खोरहा बेरहा, ये सब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दोनों रह और लह जो है वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन में है। उष्म व्यंजन में हम लोग देखें स और ह तो जान ही रहे हैं, तलाबी स और दंत स और ह तो जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नह जो है नान्हा, नान्हा ना, यहाँ बैठलहे ही हो, इस तरह से बोलते हैं। आपन ही और फिर हम ही, तो ये आदर सूचक है। आपन ही, जैसे हम लोग किसी को बोल आपन ही खा ले बोलते हैं ना, ऐसे खनवा लगा दे ही आपन ही खा लो बोलते हैं ऐसे। फिर हम ही, तो इस तरह के शब्दों में पर हम ही जाई थियो, तू कह जब हम ही जाई थियो बोलते हैं ना, इस तरह से। तो हम ही इस तरह का प्रयोग में मही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे है व्यंजन को और भागों में बांटते हैं, जैसे एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण देखिए क्या है। अल्प प्राण जिसमें आपका प्राण अल्प थोड़ा सा निकले, मतलब जिसमें आप कम जोर दे करके कोई शब्द को बोल दें, और महाप्राण मतलब आपका बोलने में जान निकल जा रहा है। तो यानी कि महाप्राण मतलब जिसमें आपको ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है। तो होता क्या है, इसका सबसे अच्छा क्या टिक है, अगर आप क से शुरू कर रहे हैं अल्प प्राण को, क से शुरू कर रहे हैं तो क के बाद वाला छोड़ दीजिए और एक गैप कर करके, मतलब विषम संख्या सम संख्या जैसा है, एक गैप करके लिखना है। क के बाद ख छोड़ दिए, ग, घ छोड़ दिए, अंग तो होता ही नहीं है, तो क ग ये दोनों अल्प प्राण है। उसी तरह च में च के बाद छ नहीं लिखे हैं, ज के बाद झ के बाद च छ ज झ नहीं लिखना है, तो फिर इया लिख दिए हैं। ठीक है, तो च ज इया, उसी तरह ट ठ, और मूर्धनी ना तो होता ही नहीं है, तो ठ नहीं लिखे हैं, और ट ठ नहीं लिख करके फिर ड, तो ट ड ये सब अल्प प्राण है। और जो 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 छोड़ते जा रहे हैं वो हो गया महाप्राण का। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे त द न, तो इस तरह से अल्प प्राण जो है उसकी कुल संख्या क्या है, 17। इसमें सबसे आसान ट्रिक क्या है कि इसको आपको शुरू से लिखना है। जैसे क लिखना है तो उसके बाद वाला एक एक अक्षर छोड़ छोड़ के लिखना है। ठीक है, वन गैप करके, जैसे क ख छोड़ दिए फिर ग। कोई बोलेगा सर प से बताइए, तो प लिखे हैं अगर, तो प के बाद क्या आता है, फ, तो फ नहीं लिखना है, उसके बाद क्या आएगा ब, तो प ब अल्प प्राण हो गया। अब जो जो छोड़े हैं वो महाप्राण में हो जाएगा, जैसे कि ख के बाद ग अल्प प्राण था तो घ हो गया। तो इस तरह से
यहाँ पर चूँकि कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो इसी तरह से अल्प प्राण की संख्या 17, अल्प प्राण की संख्या कितना होगा 17, और महाप्राण की संख्या 16 होती है, महाप्राण की संख्या 16। तो सर ये सब जो बताए थे अभी कि नह, मह, रह, लह, ये सब जो चारों है नह, मह, रह, लह, तो ये सब किस में आएगा, अल्प प्राण की महाप्राण में? तो बोलेंगे महाप्राण के अंदर आता है। इसको बोलने में चूंकि ज़्यादा जोर देना पड़ता है, तो इस तरह से नह, मह, रह और लह जो है वो महाप्राण के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। घोष व्यंजन, घोष व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर कितना होता है 22। घोष व्यंजन की संख्या 22 होती है। और दूसरा है अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन की संख्या 11 होती है। घोष व्यंजन की संख्या कितना होगा 22 और अघोष व्यंजन की संख्या 11। अब है तो अल्प प्राण महाप्राण के जैसा ही घोष और अघोष होता है। अल्प प्राण में जहाँ हमारे शरीर से श्वास कम निकलता है, महाप्राण में श्वास ज़्यादा निकलता है, उसी तरह घोष और अघोष है। घोष की संख्या 22 होगा, अघोष की संख्या 11 होती है। अघोष की संख्या कितनी होती है 11। अब इसमें कौन कौन है, तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ये सब जो है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हम लोग सीखते हैं कि किन चीज़ों का प्रयोग होता है खोठा में और किन का नहीं होता है। जैसे हम लोग देखेंगे नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नहीं, मैं नहीं करूँगा, तुम नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पे जो नहीं है, नहीं को हम लोग खोठा में नाय, हम नाय करबो, तू नाय करे से, इस तरह से बोलते हैं। तो नहीं को क्या बोलते हैं, नाय, नहीं को नाय बोला जाता है। और मूर्धनी न का प्रयोग नहीं होता है, और इसके जगह पे हर जगह दंत न जो है उसी का प्रयोग करते हैं। मूर्धनी न का प्रयोग नहीं होता है, उसकी जगह दंत न का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को बोलना है वीणा, तो वीणा नहीं बोल के वीणा, और वीणा भी नहीं बोलते हैं बीना, क्योंकि व का प्रयोग ब के रूप में करते हैं, आगे आएगा, जो कि वीणा हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग उसकी जगह बोलेंगे बीना। कर्ण, कर्ण था दानवीर कर्ण महाभारत में, तो कर्ण नहीं बोल के करण, अरे करणवा, ये खैभी कि नहीं खैभी। उसी तरह मरण, मरण जो है, मरण को नहीं बोल करके हम लोग मरण कहेंगे उसके जगह पे। ठीक है, अब खोठा में य का प्रयोग भी लगभग नहीं होता है, य का प्रयोग नहीं होगा। य के जगह पे य का प्रयोग नहीं होता है, य के जगह पर क्या होगा, य की जगह ज। जैसे अगर हमको यज्ञ बोलना है, यज्ञ, यज्ञ अगर बोलना है तो उसकी जगह हम लोग जग बोलेंगे, और जग के जगह कहीं कहीं जैग भी लिखा रहता है, जैग होवे थे, 3 दिन से पंडित जी जैग करावे थी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह यमुना, यमुना के जगह जमुना नदी, बहुत पहले हियों से जमुना नदी बहा हल, इस तरह से बोलते हैं। यही, यही को हम लोग नहीं बोल के एही, एही कमवा न कहे थलियो तकनी से करेला, है कि नहीं। तो इस तरह से य के लिए हम लोग या तो ए का प्रयोग करते हैं या ज का प्रयोग करते हैं, वाक्य के अनुसार लिखते हैं। जैसे यमुना लिखना है तो उसके जगह जमुना लिखेंगे, अगर यही है तो उसके जगह एही का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं व के जगह पे ब, अभी हम बताएं व के जगह पे या तो ब का प्रयोग करेंगे या तो कहीं कहीं ओ का प्रयोग भी होता है। ओ के जगह पे, व के जगह पे ब का प्रयोग या ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमको वन लिखना है तो वन नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, बोन, जैसे हम लोग पढ़े ना बोन रक्षा या बोनेक्लोर, तो वहाँ पे बोनेक जो हम लोग पढ़े, तो ये जो है बोन। ठीक है, और उसके बाद अगला देखेंगे, अगर वकील है तो वकील पास गेल हलियो, तो वकील नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वकील। वकील साहब आयल हल थी, बतावे थल थी केसवा के बारे में, फांस गेल रही हम बहुत लेकिन बहुत बढ़िया आदमी वकील साहेब हमरा बचा लेल थी, तो इस तरह से वकील बोलते हैं। ठीक है, अभी भी गांव देहात में जाइएगा तो कोई वकील नहीं कहेगा, आपको अगर देख लेगा काला कोट पहन ले तो बोलेगा वकील, वकील साहेब। ठीक है, हम लोग यहाँ देखे अभी बताए थे कि तलाबी स और दंत स, नहीं कौन कौन सा है, मूर्धनी स और तलाबी स। मूर्धनी स और तलाबी स का प्रयोग नहीं करते, इसको बोलते हैं तलाबी स और इसको बोलते हैं मूर्धनी स, अकॉर्डिंग टू उच्चारण स्थान।
ये तालु से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम है तलावी स, ठीक है। और ये मूर्धा, मूर्धा जहाँ पे ण बोलते हैं वहीं से श्र बोलिए, श्र। तो इस तरह से ये जो श्र है तो ये मूर्धा से आवाज़ होता है, इसलिए इसका मूर्धनी नाम पड़ गया, तो मूर्धनी स। तो इन दोनों का प्रयोग खोट्ठा में नहीं करना है। ये आसान बात थोड़ा लग रहा है कि इसका प्रयोग खोट्ठा में नहीं होता है, ठीक है। हर जगह सिर्फ स का प्रयोग करना है, दंत स का, ठीक है। जैसे अगर हम लोग को शिव बोलना है तो शिव बोलेंगे, क्योंकि वह भी ब में बदल जाता है, तो शिव। ठीक उसी तरह अगर शपथ है तो शपथ बोलेंगे, केश है केस बोलेंगे, आशा है आस बोलेंगे, आस, आस लगा के बैठल ही हो। उसी तरह वर्ष अगर है तो बरस बोलते हैं, वर्ष को क्या बोलते हैं, बरस। अब बरस भी नहीं बोलते हैं, खोटा में तो बछर बोलते हैं, है कि नहीं, कई बछर। तो बरस के जगह पे भी बछर रहता है। अगर हर्ष, हर्ष उल्लास है ना, तो उसको हर्षा, हर्षा उल्लास, ठीक है। उषा अगर है उषा, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे छ, छत्रज्ञ जो हम लोग पढ़े उसमें जो अक्ष था, अक्ष का प्रयोग हम लोग छ वाला छ के करते हैं। जैसे अगर हम लोग को परीक्षा बोलना है, परीक्षा, तो परीक्षा नहीं बोल के परीक्षा, ठीक है। दक्ष नहीं बोल के दक्ष। इस तरह से जो अक्ष होता है उसको छ बोलते हैं, ठीक है। री, री का प्रयोग हम लोग, री जो है वो री के रूप में करते हैं। ये जो री है, री को हम लोग इस तरह से, जैसे कि अगर हमको ऋण लिखना है तो हम इस तरह से ऋण लिखेंगे, अगर हमको ऋतु लिखना है तो इस तरह से ऋतु लिखेंगे। यानी कि यहाँ जो री है उसका प्रयोग हमें इस तरह से री करना है, र में हर्षिकार की मात्रा लगा करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग री लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको बड़ी ए कहीं पर यूज करना है तो बड़ी ए का प्रयोग तो खोठा में होता नहीं है, छोटी ए होता है लेकिन बड़ी ए नहीं होता है। तो बड़ी ए जो है वो अ और ई के मिलन से बन जाता है। बड़ी ए के जगह पे क्या लगाते हैं, अ और ई। जैसे अगर हमें कैलाश लिखना है तो क के साथ तो अ मिक्स हो गया, है कि नहीं, क अ तो व्यंजन वर्ण है तो अ छुपा रहता है, तो क तो हो गया अ के साथ, लेकिन ई लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो कैलाश, कैलाश की जगह पे क्या लिखेंगे, कैलाश, ठीक है। कैल के जगह पे कैल, एनक के जगह पे ऐनक, ठीक है। जैसे ए, बड़ी ए हम लोग देखें अ और ई से, तो इस ए के जगह पे क्या लिखेंगे, अ ई, अनक तो ऐनक, ऐसा ऐसा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बदलते हैं। अब ठीक उसी तरह अगर अ लिखना है तो, अगर अ लिखना है तो अ और उ के मिल से, जैसे औरत, औरत, और, ठीक है। या कहीं कहीं और की जगह पे आर भी रहता है, आहार। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नह, मह, नह का प्रयोग। अभी जो हम लोग पढ़े, जैसे नह जो लिखना है, जैसे कोन्हो, ठीक है। दिनही, दिनही मतलब होता है दिन में से ही, दिनही मतलब दिन में से ही, दिनही, ठीक है। दिनही दिनही गेल हलियो, दिन्हे दिन गेल हलियो बाजार, ना तो रात हो जाए बड़ी, दिन्हे दिन चल गए हलिए, ठीक है। तो इस तरह से दिनही। मह जो है उसको, जैसे हम ही, दाम ही, दाम ही मतलब क्या होता है, दाम से ही। अरे दाम ही से द भैया, काहे ला इसे बढ़ा के पैसा देवे था, है कि नहीं, बोलते हैं। तो इस तरह से दाम ही, दाम ही मतलब ये सब्जियां अपन दाम ही से द, इतना महंगा एकदम देवे था कि। तो इस तरह से दाम ही यानी कि दाम से ही। खेरहा, रह जो है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे खेरहा, खेरहा को हम लोग खरगोश या बेरहा, बेरहा मतलब क्या होता है, बार, कै बार, कितना बेरहा आई भ, 4 बेरहा अभी तक आके खा के गेल है तू, काम धाम करना है ये नखे, अब चल बेरहा घर ही घुसल रहा है। जहिया से शादी होल है तहिया से रमेशवा घर ही बेरहा रहा है, 4 बेरहा घर जा है कि नहीं। तो इस तरह से परवोश करते हैं। खरगोश को खेरहा या खरहा, खरहा तो ऐसे भी बोलते हैं लेकिन खेरहा होता है खरगोश। लह, लह को मतलब लेल्हे, लेल्हे आइल हलियो छुआ के, अरे अकेले आइल छुआ के नहीं लेल्हे हली, इस तरह से बोलते हैं। तो लेल्हे, लेल्हे का मतलब होता है आपने लिए, आपने लिया। जैसे हो कहीं पार्टी उटी में जाते हैं नहीं पूछते हैं आपने लिया, खाना खाया क्या, तो यहाँ पे है लेल्हे, तो लेल्हे खनवा लेल्हे कि नहीं तो इस तरह से करेंगे। अब उसके बाद खाइल है,
खाइले मतलब आपने खाया, खैले। तो जैसे शादी उदी होता है तो सब पूछता है ना एक दूसरे से, पात लगल है, खैले कि नहीं। तो इस तरह से खैले, तो ये जो खैले है उसके मतलब अपना खाया, और लेल्हे मतलब आपने लिया। ठीक है। उसी तरह हम लोग विसर्ग, विसर्ग जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। और भी बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि अनुनासिका का प्रयोग नहीं होता। अनुनासिका के अंदर अभी हम पढ़ाए थे जैसे कि चंद्र बिंदु लगा हुआ रहे या ऊपर अनुस्वार रहे, जैसे कि आंगना, आंगन होता है, आंगन के जगह पे आगन, अंधेरा के जगह अंधार, इस तरह से होता है। उसके बाद है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह जो है उसको दुख कहते हैं। तो दुख का मतलब हो गया दुख, इसको ख ई वाला नहीं लगाएंगे, एक्चुअली में ई वाला जो है यहाँ लगल रहता है कि नहीं। विसर्ग जो है यहाँ रहता है, लेकिन इसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। और निःसंदेह, तो निसंदेह इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, मिला करके, तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे हम लोग अभी पढ़ चुके कि जो छ है, छ का प्रयोग नहीं करते हैं। अब छ के जगह पे हम लोग ये वाला छ का प्रयोग करेंगे। छ जो रहता है ये छ, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय बोलना है तो सीधे क्षत्रिय। ठीक है। कक्षा, कक्षा, क्या कक्षा में पढ़ा ही, ठीक है। तो कक्षा भी तो उन लोग नहीं बोलता है, क्लास, खोठा में हम लोग क्लास, क्या क्लास में पढ़ा ही, कौन क्लास तक स्कूल पढ़ लें। तो त्र का प्रयोग हम लोग करते हैं त, सीधे सीधे त। जत्रा, तो जतरा, ठीक है। यात्रा को क्या लिखेंगे, यात्रा जो है उसको एक तो य बदल देंगे उसमें, तो हो जाएगा ज, तो जतरा। ज्ञ को ग लिखते हैं, ठीक है। तो छत्र ज्ञ हो गया, छ के लिए छ लिखेंगे, त्र के लिए त लिखेंगे और ज्ञ के लिए ग लिखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने खोठा वर्ण के बारे में देखा। अब इससे रिलेटेड जितना सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और बाकी अगला वीडियो जो रहेगा अगले बार से, ये तो वर्ण का पहला वीडियो था, अगले बार से जो भी वीडियो रहेगा उसमें क्या होगा, पूरा समझाने में ऐसे भी बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो एक वीडियो तो कम से कम 40 मिनट तक का तो रहेगा ही समझाने में। क्वेश्चन अगर उसमें डाल देते हैं, अगले बार से 5-5, 10-10 क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। इसमें अगर आप कोई मॉडलाइज चाहते हैं, कुछ और तरह का अपना विचार देना चाहते हैं कि सर आप ऐसे कीजिए, सर वैसे पढ़ाइए ना, सर वैसे नहीं दिख रहा था, तो ये सब बतवा आप बता सकते हैं, ठीक है। और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।